हेलो जुगनूस, क्या हाल चाल। व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ में केमिस्ट्री फॉर सेशन 2022 एंड 2023। चैप्टर नंबर 1 हम लोग यहां पर कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया था, देख लिया था, बढ़िया तरीके से उसको कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। एंड गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, जिसके ऊपर आप मान के चलो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस जेई और नीट में बनते हैं, स्कूल एग्जाम्स में भी बनते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टोइशियोमेट्री। मतलब कि इसकी भी जुबान केसरी होगी, जिसने भी इसका नाम रखा है उस व्यक्ति की जुबान 100% केसरी होगी। स्टोइशियोमेट्री, जुबान केसरी। कैसा नाम है? यानी इसके मुंह में गुटका भरा हुआ होगा, ये कुछ और बोलना चाह रहा होगा, लेकिन इसके मुंह से गुटके की वजह से ये निकल गया स्टोइशियोमेट्री, और हमारी वाट लग गई। चलो खैर, कोई बात नहीं। स्टोइशियोमेट्री एक ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड निकला, जिसमें स्टोइशियन का जो मतलब निकल कर आता है वो आता है तुम्हारा मैटर, और ये जो मैटरी है, इस मैटरी का मतलब होता है कैलकुलेशन। यानी हम लोग यहां पर हमारे मैटर से रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस करने वाले हैं। कैसे? इमेजिन करो, मैंने आपको बोला कि जाओ लैब में, और लैब में जाकर मीथेन गैस ले लो, और उस मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो, और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाकर बताओ। आप बोलोगे ठीक है सर, हम कर लेंगे। लेकिन आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? आपके मन में सबसे पहला सवाल यह आएगा कि सर, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि मीथेन कितना लेना है। सर, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि ऑक्सीजन कितना लेना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? भाई मैं आपको बोलता हूं कि जाओ मेरे लिए जाकर मंचूरियन बनाओ, तो यार आप बोलोगे ना सर मंचूरियन एक इंसान खाएगा, 2 इंसान खाएगा। आप कढ़ाई भर के खाओगे कि आप 4 मंचूरियन के बॉल्स ही खा पाओगे? आप बताओ तो सही। वैसे ही मैटर की किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन के अंदर उसके हर लेवल का कैलकुलेशन जरूरी है। आप अगर लैब में कोई केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हो, तो कौन सा कंपाउंड, कितने ग्राम्स चाहिए, कितने मोल्स चाहिए, ये सब हम लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टोइशियोमेट्री शुरू करने से पहले एक बार मोल का छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। 1 मोल, एक बार हम मोल का छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं। हमारे पास में अगर किसी भी चीज के 1 मोल अवेलेबल है, तो 1 मोल मतलब उसमें डेफिनेटली कितने पार्टिकल्स होंगे? उसमें डेफिनेटली 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। डेफिनेटली इतने पार्टिकल्स होंगे। आप इसे Na से डिनोट करेंगे। अगर मेरे पास में वो सब्सटेंस ग्राम्स में लेना चाहूं अगर मैं, तो हम उसके मोलर मास को ले लेंगे। यानी उसका मोलर मास, आप लोग सब जानते हैं मोलर मास का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी आप लोग उसके मॉलिक्यूलर मास को, आप उसके मॉलिक्यूलर मास को या आप उसके एटॉमिक मास को ग्राम्स में ले लो, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। या अगर तुम्हारे पास में गैस है, तो आप उसको 22.4 लीटर लेकर भी काम कर सकते हो। अगर आपको मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। मोल्स का फॉर्मूला होता है उस सब्सटेंस का जिसका आप मोल्स निकाल रहे हो, उसका गिवन मास अपॉन उस सब्सटेंस का मोलर मास। ये मोल्स की बेसिक रिवीजन वाला पार्ट हो गया। क्या आपको एक चीज क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। अब स्टोइशियोमेट्री की बात करते हैं। मान लो आपको बोला गया दैट यू हैव टू कंबस्ट, लिखते हैं हम लोग कंबशन। आपको ऐसा बोला गया दैट कंबशन हो रहा है ऑफ मीथेन in presence, combustion of methane in presence of oxygen, gives
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, आपसे लेट से ये बात कही गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना इस बात को। अब इस चीज का हम स्टोइशियोमेट्री कैसे निकालेंगे? तो गाइस स्टोइशियोमेट्री का स्टेप नंबर 1, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री लिखने का स्टेप नंबर 1, राइट द स्केलेटल इक्वेशन, followed by बैलेंसिंग इट। यानी आप पहले क्या करो, आप पहले स्केलेटल इक्वेशन लिख लो, स्केलेटल इक्वेशन के बाद में आप क्या करो, उसको बैलेंस कर लो। गाइस जिन बच्चों को स्केलेटल इक्वेशन का मतलब नहीं पता, मतलब तुम लोग अभी क्लास 10th में क्या करके आए हैं, रट के आए हो। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब होता है आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर ना हो, है ना। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन बोला जाता है। यानी आप एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को आप यहां पर बैलेंस करने वाले। चलिए तो हम यहां पर लिखते हैं मीथेन। मीथेन क्या है? CH4। मीथेन क्या है? CH4। उसको आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, है ना, जिससे आपको प्रोडक्ट में क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला। अब ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। आपने अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिख ली। देखो आप यहां पर खुद ऑब्जर्व करो, इस साइड पर 1 + 2 3 ऑक्सीजन है। देखो यहां पर O2 है और यहां पर O है। प्रोडक्ट साइड 3 ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्टेंट साइड 2 ही ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड 2 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड 4 हाइड्रोजन है। मतलब अभी रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस। तो गाइज आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रायल एंड एरर मेथड सीखी होगी। आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रायल एंड एरर मेथड सीखी होगी। हम वही मेथड का यहां पर इस्तेमाल करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। देखो सबसे पहले क्या करो, सुनना, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड देखो, सबसे ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो, वो चूज करो। इस मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, टोटल 3 एटम हो गए। इस मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, टोटल 3 एटम हो गए। यहां पर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, 5 एटम। यानी मेरा सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये है। अब इस मॉलिक्यूल में मैं देख रहा हूं दैट मेरे पास में इस मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास में 1 कार्बन है, यानी मेरे रिएक्टेंट साइड 1 कार्बन है, मेरे प्रोडक्ट साइड भी 1 कार्बन है। कार्बन तो बैलेंस है साहब। फिर हाइड्रोजन चेक करते हैं, इसके पास में 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहां तो 2 ही हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसे बढ़ाने के लिए यहां पर जोड़ देता हूं 2। तो देखो यहां पर 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, यानी CH4 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, कार्बन बैलेंस। लेकिन ये करने से अब क्या हुआ, अब ये करने से यहां पर 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 ऑक्सीजन यहां पर है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन ही लास्ट बच रहा है। तो उसको देखो, तो ऑक्सीजन होगा इधर 4, यानी अब तुम्हारे प्रोडक्ट साइड 4 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड तो 2 ही ऑक्सीजन है। तो मुझे इसको करना पड़ेगा 2। सो देयरफॉर दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या आप लोगों को केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना आ गई? ग्रेट। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग चल रहे हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 के अंदर नाउ वी हैव टू वेरीफाई द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जस्ट verify and observe the balanced chemical इक्वेशन। वेरीफाई करो और ऑब्जर्व करो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। देखिए कैसे हम लोग सब मिलकर करते हैं। मेरे पास में यहां पर CH4, यहां पर है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर है कार्बन डाइऑक्साइड
और यहां पर है 2 मोल्स ऑफ H2। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं सब लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। ये ही इस चीज का फाइनल सार है। देखो ये जो मॉलिक्यूल के आगे ये जो नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो मॉलिक्यूल के आगे आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टोइशियो, दिस इज कॉल्ड एज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है। अब इसका क्या यूज है, देखो मीथेन के आगे कुछ नहीं है, मतलब मीथेन जीरो तो होगा नहीं भाई, अगर कोई चीज जीरो हो जाएगी मतलब वो तो रिएक्शन में ही नहीं, तो कुछ नहीं लिखा है मतलब वो 1 है। सो देयरफॉर 1 मतलब मेरे पास में 1 मोल मीथेन है, यही स्टोइशियोमेट्री सिखाती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर वेरीफाई और ऑब्जर्व करो, आपको क्या पता चल रहा है कि मीथेन का 1 मोल है, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स। इससे क्या मालूम पड़ा, इससे हमें यह मालूम पड़ा कि अगर मेरे पास में 1 मोल मीथेन होगा तो उस 1 मोल मीथेन के लिए मुझे 2 मोल 2 मोल्स ऑक्सीजन लेकर आना पड़ेगा। आई हैव टू टेक 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन। क्या ये बात समझ में आ गई। इससे क्या होगा, इससे मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स वाटर का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। अब जरा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को एक लॉ पढ़ाया गया था, गे-लुसेक लॉ। गैसेस आर रिएक्टेड एंड गैसेस आर प्रोड्यूस्ड in the simple ratio of their volume. They always react and are produced in their simple ratio of their volume. इसका मतलब क्या है, अब तुमको समझ में आया। बाय वॉल्यूम का मतलब वो क्या बोल रहा था, वो एक्चुअली मोल्स के हिसाब से बोल रहा था। अब हम मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ गए बात को। अब देखो 1 मोल यानी 1:2 के रेशियो में तुम्हारी मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से 1:2 के रेशियो में तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या सिखाया कि 1 मोल, अगर कोई चीज तुम्हारे पास में 1 मोल है तो उसमें इतने पार्टिकल है। तो अगर तुम्हारे पास में मीथेन 1 मोल है मतलब उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब क्योंकि ये मीथेन एक मॉलिक्यूल है तो मैं इसके अंदर बोलूंगा कि इसके पास में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तुम्हारे पास में ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल है तो तुम्हारे पास में 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। अच्छा यहां पर आप देखो आपके पास में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और आपके पास में 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर के प्रोड्यूस होंगे। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई, मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालों को, मेरे प्यारे प्यारे जुगनूस, दिमाग की बत्ती जली, ग्रेट। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई चीज मेरे पास में 1 मोल है तो वो उसके मोलर मास के बराबर होगी। मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास में 1 मोल मीथेन, तो 1 मोल मीथेन मतलब कितने ग्राम मीथेन। सर मीथेन में एक कार्बन का मास 12 और 4 हाइड्रोजन का मास 4, 12 प्लस मोट 16, यानी मेरे पास में 16 ग्राम्स मीथेन होना चाहिए। मेरे पास में 16 ग्राम्स मीथेन होना चाहिए। नाउ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो O2 का मास हो जाएगा 16 इंटू 2 32, यानी O2 का मास, O2 का मास भाई एक ऑक्सीजन का मास 16 तो O2 का मास 32, सो 2O2 का मास 2 इंटू 32 यानी कि 64। तो यहां पर हमारा 64 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। यानी इससे क्या समझ में आया
कि अगर तुम्हारे पास में 16 ग्राम मीथेन है तो 16 ग्राम मीथेन को पूरी तरीके से जलाने के, कंबस्ट करने के लिए आपको 64 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। क्या ये बात समझ में? अच्छा एक बात देखो, क्या मैं इसका सिंपल रेशो नहीं निकाल सकता? इसका सिंपल रेशो नहीं निकाल सकता भाई? 16:64 का सिंपल रेशो क्या हो जाएगा? 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। मतलब मैं छोटे से छोटे लेवल पर अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा कि अगर तुम 1 ग्राम मीथेन लेकर आते हो तो उसके लिए फिर 4 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत लगेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितना शानदार है। अच्छा, इससे क्या होगा? एक कार्बन का मास 12, O2 का मास 32, यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। H2O का मास होता है 18, 18 2 जा 36, यानी 36 ग्राम आपका वाटर बनेगा। समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को स्टोइशियोमेट्री लिखना, पढ़ना, समझना आ रहा है? क्या अब आप लोग इसका स्टोइशियोमेट्री निकाल पाएंगे? चलिए एक चीज और देख लेते, क्योंकि सब गैसेज है। मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर के वेपर्स बन रहे हैं, मतलब ये भी गैस है। तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर तुम्हारे पास में 1 मोल गैस है तो 22.4 लीटर के बराबर हो जाएगी। तो मुझे बताओ यहां पर तुम्हारे पास में, मुझे बताओ तुम्हारे पास में मीथेन 1 मोल है, मतलब ये 22.4 लीटर के बराबर है। ऑक्सीजन 2 मोल है, यानी 44.8 लीटर के बराबर है। 22.4 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तुमको यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल यानी 22.4 लीटर मिल रही है, और तुमको यहां पर वाटर 2 मोल मिल रहा है, यानी कि 1 मोल यानी इतना, 2 मोल यानी 44.8 लीटर इतना। तो ये तुम्हारे वॉल्यूम में हो गया। अच्छा, गे लुसेक ने क्या बोला था? गैसेस रिएक्ट भी करेगी और प्रोड्यूस भी करेगी, लेकिन वो एक दूसरे के साथ में हमेशा सिंपल रेशो में रिएक्ट और फॉर्म करेगी। देखो, कार्बन मीथेन 22.4 लीटर, ऑक्सीजन 44.8 लीटर, इसका सिंपल रेशो 1:2 का हो गया। यानी मीथेन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में 1:2 के रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं बाय वॉल्यूम, 1:2 के रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं बाय मोल्स, और 1:4 के रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं बाय मास। समझ रहे हो? सब अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आप स्टोइशियोमेट्री से आपने बस एक स्टेटमेंट पढ़ के, एक रिएक्शन देख के सब निकाल लिया। अच्छा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ये और ये रेशो में, यानी ये भी 1:2 का रेशो हो गया। यानी आप देखो रिएक्शन 1:2 के रेशो में हो रही है और प्रोडक्ट भी 1:2 के रेशो में बन रहा है। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? और ये आपकी स्टोइशियोमेट्री हो गई। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट स्टोइशियोमेट्री। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड स्टोइशियोमेट्री। बस आपका काम खत्म, पैसा हजम, बोलो तारा रारा। ठीक है, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को इतना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है, चल। सो गाइज, अनअकैडमी से आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। अनअकैडमी करवा रहा है UNSAT, दैट इज अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। और गाइज इसके अंदर आपको 150 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। टेस्ट होने वाला है 4th और 5th जून को। इस टेस्ट के अंदर अगर आप JEE नीट के एस्पायरेंट हो, 11th 12th के एस्पायरेंट हो, 9th 10th के एस्पायरेंट हो, तो आप इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। ये एक ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, और इस ऑफलाइन टेस्ट के अंदर आप लोगों को एनरोल करना है। 199 रुपीज का इसका एनरोलमेंट होगा। इसके अंदर टॉप 40 स्टूडेंट्स को आईफोन, देन उसके अलावा हर स्टूडेंट को अनअकैडमी का टी-शर्ट और 90% तक की स्कॉलरशिप है इन अनअकैडमी वेरी न्यू ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स एंड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो गाइज देर किस बात की, एनरोल नाउ, यूज माई कोड ग्रेविटी, एंड टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक क्वेश्चन करते हैं, आप बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म्ड when 25 grams of calcium carbonate is treated with हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चल क्वेश्चन देखो, इक्वेशन बनाओ
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखो, इक्वेशन बनाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आराम से सॉल्व होगा, बहुत आराम से सॉल्व होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं आपको इसको करके बताता हूं। आपने वीडियो पॉज करके आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी होगी। कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास में है, इसका ट्रीटमेंट अगर हम HCl के साथ करते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से CaCl2 तो बनता है। अब यहां पर आप देखो, कैल्शियम मुझे यहां से मिल गया, लेकिन क्लोरीन यहां से मिल रहा है, लेकिन यहां पर तो 2 क्लोरीन है, मतलब डेफिनेटली ये 2HCl होना चाहिए। अब यहां पर आप समझो कि कैल्शियम पूरा कंज्यूम हो गया और क्लोरीन पूरा कंज्यूम हो गया। अब क्या क्या बच रहा है? अब तुम्हारे पास में 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं और तुम्हारे पास में CO3 बच रहा है। गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना, H2CO3 एक कमजोर टाइप का एसिड होता है और ये कभी भी इस प्रकार की रिएक्शन में नहीं बनता। H2CO3 बनाने के लिए अलग कंडीशंस होती है, तो कभी भी H2CO3 के साथ मत जाना। यहां पर क्या करना, यहां पर जब आप एक सॉल्ट को एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो वो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2 और एक ऑक्सीजन, यहां से H2O बन के बाहर हो गया होगा। अब यहां पर CO2 ही बचा, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो वाटर बनने में काम में आ गया, तो ये बन गया CO2। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब यहां पर आप लोगों को स्टोइशियोमेट्री लगानी है। चलिए लगाओ स्टोइशियोमेट्री। हम सब लिखेंगे इसको अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री। अब सर यहां पर आपने जो मुझे स्टोइशियोमेट्री बताई, क्या मैं इतनी पूरी रामायण महाभारत लिखूं? क्या मैं इतनी पूरी क्या बोलना चाहिए, पूरी की पूरी चीज लिखूं? क्या पूरी की पूरी पत्रिका छाप दूं? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, क्वेश्चन पढ़ो। आपसे अमाउंट पूछा है, आपको अमाउंट दिया है, तो आप क्या करो, आप मोल्स और अमाउंट लिख के काम खत्म करो। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या CaCO3 के आगे कुछ नंबर लिखा है? नहीं, मतलब डेफिनेटली ये 1 मोल होगा। ये डेफिनेटली क्या हो गया, 2 मोल हो गया। अच्छा, यहां पर मैं वाटर CO2 की बात करूं क्या? नहीं, मुझसे CaCl2 पूछा गया है, तो बस मैं लिखूंगा मेरे पास में 1 मोल CaCl2 बनता है। अच्छा, अब हम लोग कैल्शियम का मास देख लेते हैं। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ऑक्सीजन के एटम में 3, 16 3 48, 48 प्लस 12 हो गया 60, और 60 प्लस 40 हो गया 100। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास में 100 ग्राम अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री होना चाहिए। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो HCl का मास हो गया 36.5। 36.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 36.5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी ये हो गया 73। यानी जब आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेकर आएंगे तब आपको 73 ग्राम HCl की आवश्यकता पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको CaCl2 मिलेगा। कैल्शियम का मास 40, क्लोरीन का मास 35.5, यहां पर क्लोरीन 2 है, यानी 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 71। 71 1 प्लस 40 111 ग्राम, इसका मास कितना हो गया? 111 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्या सवाल पूछा गया? यहां पर आपसे यह सवाल पूछा गया है कि अगर आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा केवल 25 ग्राम है तो कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा? तो गाइज यहां पर आप दुनिया के सारे फॉर्मूले, दुनिया के सारे टीचरों की बकवास सब छोड़ दो, सिर्फ आप मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनो, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं यूनिटरी मेथड। मैंने तेरे लिए इतना करा तो तूने मेरे लिए कितना करा? अगर मैं 4 गुंडे लेकर तुझे मारूंगा तो तू कितने गुंडे लेकर मुझे मारेगा? यूनिटरी मेथड चलती है। ठीक उसी प्रकार यहां पर मैं बोलूंगा कि अगर अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री मेरे पास में 100 ग्राम, अगर मेरे पास में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता, अगर मेरे पास में अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता तो अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री में 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बना पाता। लेकिन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास में केवल 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल है, तो मैं कितने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बना पाऊंगा? x ग्राम। मैं मारूंगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। द बेस्ट मेथड इज यूनिटरी मेथड। माइंड कैलकुलेशन से भी कई बार ये सॉल्व हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 111 डिवाइडेड बाय 100। ये चला गया 4 टाइम, ये चला गया 4 2 जा 8, 9 10 11 3 कैरी, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 28 के बाद फिर 3 कैरी डेसिमल लगा के पॉइंट, फिर 28, 4 7 जा 28, 28 2 कैरी यानी 27.75। तो देयरफॉर आपको 27.75 ग्राम्स कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा अगर आपके पास में 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? क्या आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? बहुत इजी, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी। अब ये चीज आपको पार्टिकल्स के नंबर में भी पूछी जा सकती थी, मोल्स में भी पूछी जा सकती थी। तो भैया मोल्स में क्या होता, हम लोग क्या करते भाई, मेरे पास में 1 मोल पर 100 ग्राम है, मेरे पास में 25 ही मोल है, तो मैं पहले इसके कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स निकाल लेता। गिवन मास क्वेश्चन के हिसाब से 25 है, मोलर मास 100 है, यानी 1/4 यानी 0.25। तो अगर स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से मैं बोलता अगर मेरे पास में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो मेरे लिए 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बनता है, लेकिन मेरे पास तो अभी 0.25 मोल ही है, तो कितना बनेगा? वो भी 0.25 मोल बनेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को बड़े आराम से इत्मीनान के साथ बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? तो गाइज ये है आपका स्टोइशियोमेट्री का फंडा। क्या आपको स्टोइशियोमेट्री का फंडा क्लियर हुआ? अब हम यहां पर एक क्वेश्चन आपको और देना चाहूंगा मैं। क्वेश्चन हम लोग एक और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मन से बनाएंगे, थोड़ा इजी लैंग्वेज का ही बनाएंगे। सो फाइंड द नंबर ऑफ moles of carbon dioxide formed when 2 mole of oxygen is treated, या एक काम करते हैं, when 64 ग्राम of oxygen is treated with carbon monoxide, is treated with carbon monoxide। जरा इस वीडियो को पॉज करो, लेक्चर को पॉज करो और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। लगाओ इस क्वेश्चन को। चलो, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा मेरी बात मान के और आपने इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश की होगी। क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बने। स्टेप नंबर 1 के हिसाब से मैंने स्केलेटल इक्वेशन लिख ली। अब मैं स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस कर लेता हूं। भाई यहां पर मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो मैं इसको देख के काम चालू करूंगा। एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, लेकिन इधर 3 ऑक्सीजन है, तो यहां ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? एक काम किया जा सकता है, अगर मैं इसको 2 कर दूं तो यहां पर ये भी 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन हो गए 4, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। दिस इज योर कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको इक्वेशन बैलेंस करते आने चाहिए, क्लास 10th में हमने इसको सीखा था। अब यहां पर क्योंकि ग्राम और मोल्स में बात चल रही है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 मोल अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री। डेफिनेटली ये किसके हिसाब से बात चल रही होगी? अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, इससे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकल। एक कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 यानी 28। 28 टूजा यानी कि 56, यानी मेरे पास में यहां पर 56 ग्राम, अगर मेरे पास में 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसके लिए मुझे मात्र 32 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा ताकि मैं
88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकूं। भाई एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 होता है, आप चेक कर सकते हो, तो दो का मास 88 हो जाएगा। यहाँ पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल निकाल सकते हो, वो भी एक बढ़िया चीज है। तो ये स्टोइशियोमेट्री हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में वो हमें क्या बोल रहा है कि कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा अगर मैं 64 ग्राम ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करूं। ठीक है, तो यहां पर वापस से मैं क्या बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू माय मेथड, अगर मेरे पास में 32 ग्राम ऑक्सीजन होता, जो कि अभी अभी मुझे स्टोइशियोमेट्री ने बताया, तो जाकर मैं 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता था। लेकिन अभी क्वेश्चन वाला मुझे बोल रहा है कि नहीं, तेरे पास में तो 64 ग्राम ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो मैं x ग्राम बना लूंगा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मार दूंगा जोर से, तो x की वैल्यू हो जाएगी 64 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 32। 32 इसको 2 टाइम्स कट कर रहा है, 8 2 16, 1 कैरी 176 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। लेकिन क्या है, मेरा जवाब है नहीं, मुझसे तो आंसर मोल्स में पूछा गया है। सो देयरफॉर अगर आपसे कोई पूछता है मोल्स निकालो कार्बन डाइऑक्साइड के, तो फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 दुनिया जानती है और 176 आपका गिवन मास। 4 11 जा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 11 4 जा। तो देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स यहां पर बने हैं। समझ में आई बात आप लोगों को? तो ये आपका स्टोइशियोमेट्री हो गया। लेकिन गाइस स्टोइशियोमेट्री के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट्स पर भी सवाल आते हैं, और वो लिमिटिंग रिएजेंट पर सवाल मैं आपको अब आगे करवाऊंगा, बट पहले इतना नोट कर लो प्लीज, इसको नोट करो सो दैट वी कैन मूव।